स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। कल हमने जाना था होम डेकोरेशन के बारे में। हमने जाने थे कला के तत्व जो कि 7 हैं और आपको मैंने विस्तार से समझाया था कि कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या इनकी विशेषता है। बात करेंगे कला के सिद्धांतों के बारे में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगातार फ्रिक्वेंटली आता रहता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कला के सिद्धांत कितने हैं, कला के तत्व कितने हैं, या फिर ये इस तरह से आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक अलग दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा क्या इसमें से सिद्धांत है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत जो है वो है 5। कला के सिद्धांत होते हैं 5 और सबसे पहला है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है, तो हम बात कर लेते हैं अनुपात के बारे में। कला के कितने सिद्धांत हैं? 5 हैं। उनमें से पहला है अनुपात। अनुपात जिसको हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन भी कहते हैं। और इसका जो अनुपात है 3 तरीके से देखा जाता है। पहला है दूरी, दूरी में अनुपात होना चाहिए, रेखा में अनुपात होना चाहिए और माप में अनुपात होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये किस तरह से होगा। तो दूरी, दूरी का मतलब अगर आपने इस तरह से कोई डिजाइन बनाई है, इस तरह से आपको 2 मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये पहला जो डिजाइन है इसमें मैंने दूरी इस तरह से बनाई और दूसरा जो है इसमें मैंने इस तरह से जो है इस तरह से दूरी रखी। तो इनमें से जो है दूरी का जो सही अनुपात है वो ये माना जाएगा और ये आपका गलत है, क्योंकि दूरी जो है समान होनी चाहिए, तभी जो है सजावट अच्छी लगती है। नेक्स्ट हम जानते हैं रेखा में अनुपात के बारे में। अनुपात जो है इस तरह से आपने जैसे ये बनाया और इसमें आपने इस तरह से डेकोरेशन किया, इस तरह ये जो है ये सही अनुपात माना जाएगा। एक दिशा में चल रहे हैं ये, और इसमें अगर मान लिया आपने एक इधर बना दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह का आपने डिजाइन बना दिया है, तो ये जो है आपका इसमें अनुपात सही नहीं है। तो ये इसमें से सही होगा और ये गलत है। तो आपने इस तरह से एक पॉट लिया, छोटा पॉट इस तरह से लिया और इसमें फ्लावर आपने इतने इतने बड़े बड़े लगा दिए, तो ये जो है सही नहीं माना जाएगा, ये अनुपात जो है गलत है। वहीं अगर आप इस तरह से लेते हैं, ये आपका पॉट भी बड़ा है और फ्लावर की डेकोरेशन भी बड़ी है, तो ये सही अनुपात में माना जाएगा। तो हमने अनुपात के बारे में जाना। अनुपात का मतलब होता है समान दूरी बनाकर किसी चीज में सजावट करना। और इसमें जो है 3 तरह से हम अनुपात को देख सकते हैं। दूरी में अनुपात, लाइनों का जो है आपको दूरी जो है एकदम समान होनी चाहिए, तभी आपकी सजावट सुंदर दिखेगी। दूसरा हमने देखा रेखा में अनुपात। अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं तो फ्रिक्वेंटली जो है अगर रिपीटेड है तो उसे इस तरह से सजाना चाहिए कि वो सुंदर दिखाई दे और सही अनुपात में हो। माप में अनुपात का मतलब है अगर आप छोटा पॉट ले रहे हो, फ्लावर पॉट ले रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा लंबे फ्लावर लगा रहे हो, तो वो सही अनुपात नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संतुलन यानी बैलेंस के बारे में। बैलेंस, संतुलन यानी बैलेंस के बारे में। और ये जो है 2 तरह का होता है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल के बारे में जानते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है एक फॉर्मेट में और सही। इसका जो परिभाषा वो इस तरह से होगी आपकी, केंद्र के चारों ओर समान सजावट। अगर आपने केंद्र के चारों ओर समान सजावट की है, अगर आपने केंद्र के चारों ओर समान सजावट की है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? फॉर्मल डेकोरेशन कहलाएगी। वहीं पर इनफॉर्मल का मतलब है केंद्र के चारों ओर असमान सजावट। केंद्र के चारों ओर, जैसे कि केंद्र के मतलब औपचारिक का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। अगर आपने कोई शोकेस में आपने डेकोरेशन किया और शिव जी की मूर्ति लगाई, तो उसके चारों ओर आपने समान तरह के फ्लावर पॉट लगा दिए, समान तरह की पेंटिंग लगा दी, या कोई भी छोटी सी ऐसी चीज है
जो कि समान हो और सही दिख रही हो, वो आपकी क्या कहलाएंगी, औपचारिक कहलाएंगी। और औपचारिक को दो तरह से विभाजित किया गया है यहाँ पे। इसके भी दो टाइप हैं, बाइसिमेट्रिक और प्रत्यक्ष या स्वच्छंद। बाइसिमेट्रिक जो होता है, इसमें केंद्र के दोनों ओर समान सजावट। इसमें केंद्र के दोनों ओर समान सजावट होगी। शोकेस के अंदर शिव जी की मूर्ति के दोनों ओर अगर आपने समान फ्लावर पॉट रखे हैं, समान साइज के रखे हैं, तो वो आपकी बाइसिमेट्रिक कहलाएगी। और ये किसमें है, औपचारिक। औपचारिक संतुलन के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं स्वच्छंद या प्रत्यक्ष। इसमें जो है केंद्र के दोनों तरफ दोनों तरफ या कहीं पर भी सेम डेकोरेशन नहीं होती है, सेम नहीं होगी आपकी डेकोरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने केंद्र के बीच में आपने केंद्र जो बना रखा है, केंद्र यानी सेंटर आपने कोई भी बीच में रख दिया, कल्पना कर लीजिए यहाँ पर इस तरह से रखी जाएगी चीज। इसके अंदर प्रत्यक्ष या स्वच्छंद यानी अपनी मर्जी से कैसी भी डेकोरेशन कर दी जाती है और संतुलन का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब आप जैसे कि बायोसिमेट्रिक में दोनों तरफ समान चीजें रख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके अलग अलग चीजें रखी जाती है। और स्वच्छंद नियमित यानी रेगुलर, स्वच्छंद यानी कहीं भी कैसे भी। तो नियमित का एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है नियमित लय है। नियमित लय का मतलब होता है मतलब शुरू से लास्ट तक जो ऐसी डेकोरेशन की जाए, रेगुलर होती है, नियमित होती है, ये ऐसी डेकोरेशन की जाए जिसमें आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखने का मन करे। और लय का मतलब होता है एक लय बनी रहती है। किसी भी चीज को कोई चीज आप डेकोरेशन करें, वो लय के साथ अगर कर रहे हैं तो वो ज्यादा सुंदर लगेगी। साथ ही अगर आप कोई कार्य भी कर रहे होते हैं, जैसे कि कार्य सरलीकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था लय के बारे में। लय में अगर आप अपना क्रम, अगर आपका क्रम लय के अनुसार है, मतलब मैंने बताया था बड़े बर्तन पहले कर रहे हैं आप, थाली जो है सारी की सारी थाली एक साथ करें तो समय की बचत भी होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी लय का महत्व है। और लय जो है दो प्रकार की है, कौन कौन सी, नियमित और स्वच्छंद। नियमित में आपको शुरू से लास्ट तक डेकोरेशन समान रूप से दिखाई देती है और शुरू से लास्ट तक देखने का मन करता है। नेक्स्ट जो होती है स्वच्छंद, और स्वच्छंद के अंतर्गत उतार चढ़ाव बना रहता है। स्वच्छंद लय में इस तरह से उतार चढ़ाव बना रहता है आपका, ये होती है स्वच्छंद। और ये है नियमित, ये नियमित लय, और ये है स्वच्छंद लय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दबाव के बारे में। दबाव के बारे में या प्रेशर के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह का डेकोरेशन करने वाले हैं, केंद्र में के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों को रखने वाले हैं, और उसको करने पर हमें दबाव देना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए बने रहना चाहिए। दबाव यानी प्रेशर। केंद्र में डेकोरेशन का निर्धारण पहले ही, केंद्र में जो डेकोरेशन है उसका निर्धारण पहले ही, और हमें इस पर दबाव देना चाहिए कि आपको इस तरह से डेकोरेशन करनी ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक रूपता के बारे में, जिसे इंग्लिश में हार्मनी कहते हैं। हार्मनी, आप ये हार्मनी जो है ये आप कलर वाले चैप्टर में भी देखेंगे, और यहाँ पर भी आप जान लीजिए हार्मनी यानी एक रूपता का मतलब क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं लय को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में। सबसे पहले है दोहरान यानी रिपीटेशन। दूसरा है वृद्धि, और तीसरा है विरोध। दोहरान यानी एक चीज का हम रिपीटेशन करते हैं, तो जैसे कि आपको मोटिव वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको कि आप एक मोटिव को बार बार रिपीट करके जब बनाते हैं तो वो डिजाइन कहलाती है। इसी तरह से लय जो है आपको दोहरान यानी रिपीटेशन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अगर आप किसी भी डिजाइन का लगातार रिपीटेशन करें तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगी। नेक्स्ट है वृद्धि के द्वारा। वृद्धि,
अगर आपने इस तरह से एक कोई चीज डेकोरेटिव पीस रख दिया, फिर उससे बड़ा रख दिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, तो आपने घरों में भी ये चीज देखी होगी। कई बार घरों में एक छोटी पेंटिंग लगी होती है, मतलब घरों में भी इस तरह की आपने पेंटिंग देखी होगी, डायगोनल फॉर्म में इस तरह से लगी हुई होती है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से भी लय को प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं विरोध के द्वारा। जैसे कि आपने ये डेकोरेशन की, फिर आप इस तरह से कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, मतलब चेंज हो रहा है, बार बार जो है ये चेंज हो रहा है। और विरोध मतलब विरोध में नहीं, पहले ये आ गई, इसके विपरीत ये आ गई, फिर ये विपरीत है, एक पहले समान नहीं है ये लाइनें, यानी पहले ये आ गई वर्टिकल आ गई, फिर ये जो है हमने कल भी बात करी थी लेटी हुई लाइन जिसको कहते हैं, या क्षैतिज लाइन होती है, फिर ये आ गई, फिर ये। इस तरह से आपका जो लय है उसे प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं डिजाइन के बारे में, और डिजाइन को हम नमूना भी बोलते हैं, आरेखन यानी बनाना, बान भी बोलते हैं, प्रारूप विन्यास भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे डिजाइन होता क्या है। जब आप कोई एक मोटिव को लगातार रिपीट करके बना रहे हैं तो वो आपका डिजाइन कहलाता है। और डिजाइन जो है अलग अलग तरह का होता है, कल हम जान चुके हैं कौन कौन से प्राकृतिक है, ज्यामितीय है, इस तरह के जो है डिजाइन होते हैं। तो डिजाइन को बनाने का कारण क्या होता है, क्या रीजन होता है कि हम डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन का हमारे संवेगों, डिजाइन किससे संबंधित होते हैं, हमारे संवेगों से, भावनाओं और विचारधारा से संबंधित होती है। जैसा आप जानते हैं, हम मंदिर में जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आपने मंदिर में कई बार देखा होगा, इस तरह से एक झंडा लगा हुआ रहता है, इसका कलर रेड या ऑरेंज रहता है, इसमें ओम बना हुआ होता है, या तो ओम बना हुआ रहता है, या फिर इस तरह से आपका ये इस तरह के जो डिजाइन है वो बने रहते हैं। तो ये बनाए किसने, ये एक विचारधारा, एक भावना और संवेगों के साथ इसे बनाया गया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो झंडे हैं इसी तरीके बनाए जाते हैं, कलर भी इनका एक फिक्स होता है, और जो डिजाइन है हमारी भावनाओं से संबंधित होती है। अब बात करते हैं उद्देश्य, हम डिजाइन बनाते क्यों हैं, ये भी जरूरी है जानना। डिजाइन बनाने का क्या रीजन है, क्या उद्देश्य होता है कि हम डिजाइन बनाते हैं। कई बच्चों को उद्देश्य में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, उद्देश्य होता क्या है, तत्व होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, उद्देश्य का मतलब होता है हमारा एक एम। जैसे कि आपने एक उद्देश्य मान लिया कि आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, इसको हम बोलते हैं उद्देश्य। तत्व का मतलब होता है यानी एलिमेंट, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। और तत्व जो है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कई सारी चीजों को मिला के आप कार्य करेंगे। कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, कंप्यूटर भी कई सारी एलिमेंट से मिलकर बनता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ये सारे क्या है, एलिमेंट है, और इनको मिला के क्या बना हमारा कंप्यूटर। जानते हैं उद्देश्य के बारे में। तो जो पहला जो उद्देश्य है वो है सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सौंदर्य के लिए कोई भी चीज जब डेकोरेटिव लगती है, सुंदर लगती है, तो हमें आकर्षक लगती है और हमें अच्छा भी लगता है उसे देखना। साथ ही इसका उद्देश्य होता है उपयोगिता को बढ़ाना। मतलब आजकल क्या अलग अलग तरह की अलग अलग डिजाइन में बॉटल आ रहे हैं, अलग अलग तरह के टिफिन आ रहे हैं। पहले अलग तरह के टिफिन आते थे, तो ऐसी कोई जरूरत देखी गई, पहले अलग डिजाइन के थे, अब अलग है। पहले अलग तरह के टिफिन हम यूज करते थे, बच्चों को भेजते थे उसमें, जबकि अब अलग तरह के टिफिन यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग डिजाइन में यूज किए जाते हैं। रीजन है आवश्यकताएं चेंज होती जाती हैं। तो जो ये डिजाइन है वो उपयोगिता बढ़ाती है। हम कोई भी चीज जब डिजाइन कर रहे हैं तो अपनी उपयोगिता के हिसाब से करते हैं, मतलब हमें चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से ये चीज बनाई जाती है। तो उद्देश्य क्या है, डिजाइन क्या करता है, सौंदर्य को बढ़ाता है, उपयोगिता को बढ़ाता है। ये डिजाइन के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन दो तरह की होगी, कौन सी, स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है रचनात्मक, और डेकोरेटिव का मतलब होता है सजावटी।
सजावटी। स्ट्रक्चर का मतलब है जब कोई चीज हम जैसे कि मान लीजिए ये हाथ है, हमारा ये हाथ है, हाथ जो है एक स्ट्रक्चर है और इस पर हम मेहंदी लगा रहे हैं। ये हाथ क्या है? स्ट्रक्चर है। इस पे जो मेहंदी लगाई जा रही है वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी डेकोरेटिव या सजावटी। एक और एग्जांपल से जान सकते हैं, जैसे कि ये सूट जो है ये मैंने पहना हुआ है, ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये जो है क्या है? ये रचनात्मक है, मतलब स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर पहले बना दिया गया, फिर उसके ऊपर ये आपको दिखाई दे रहे हैं होपफुली ये येलो फ्लावर है, ये जो है सजावटी के अंतर्गत आता है। मतलब कोई चीज पहले स्ट्रक्चर उसका बना लो, उसके ऊपर फिर सजावट कर दो, तो ये चीजें आएंगी। और ये क्या है? दोनों डिजाइन के टाइप्स हैं, रचनात्मक और सजावटी। एग्जाम्पल लिख लें, पिरामिड, घर का नक्शा, वस्त्र, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और डेकोरेटिव में आपकी सजावटी कोई भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक, ज्यामितीय, ये सारी जो सजावटी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। प्राकृतिक, ज्यामितीय, अमूर्त और मिश्रित, ये हमने पहले भी हम पिछली चैप्टर में देख चुके हैं डिजाइन के बारे में। और सजावटी का मतलब प्राकृतिक का मतलब नेचुरल जो हम नमूने यूज करते हैं उनको, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पक्षी, फूल पक्षी, ये सब। ज्यामितीय, इस तरह का कोई आपने डिजाइन ले लिया, ज्यामितीय इसके अंतर्गत आ जाएगा। और अमूर्त, अमूर्त का मतलब व्यक्ति की कल्पना, अमूर्त का मतलब व्यक्ति की कल्पना। और नेक्स्ट है मिश्रित। मिश्रित हम जान चुके हैं पहले ही, प्राकृतिक और ज्यामितीय। जब इन दोनों चीजों को मिलाकर आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रित कहलाएगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप जरूर देख लें, और मैं इस वीडियो के साथ ही उसको जरूर लगा दूंगी, आप एक बार उसको जरूर देख लें, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सारे जो क्लास है, कल वाली क्लास आज से, आज वाली क्लास कल से, इस तरह से कनेक्टेड होती, तो आप जो है लगातार एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बात कर लेते हैं संरचना और सजावटी में डिफरेंस के बारे में। तो संरचना जो स्ट्रक्चर जो होता है वो सरल होता है, आसान होता है, कम पैसा खर्च होगा इसमें, खर्च, और या फिर आप लिख सकते हैं सस्ता होता है, ये हार होता है, व्यक्ति की इच्छा अनुसार। तो आपने जान लिया संरचना यानी स्ट्रक्चर क्या है? सरल है। वहीं पर सजावटी क्या है? कठिन, कठिन है। और आसान या कठिन, सरल और आसान एक ही बात है। इसके बाद में कम पैसा, ये खर्चीला होता है, खर्ची, ये पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है, पृष्ठभूमि पर निर्भर। और ये जो है संरचना, इसकी पृष्ठभूमि स्वतंत्र होता है, इसमें ये निर्भर किसी पे भी नहीं होता। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जबकि जो सजावट है, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, तो ये हाथ जितना आपका स्पेस है, जितनी ये पृष्ठभूमि है, उतने में ही आप डिजाइन बनाएंगे। आप सोच ले कोई बड़ा डिजाइन ले लें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। पृष्ठभूमि जितनी होगी उतना ही हम सजावट इसमें कर पाएंगे। तो हमने जान लिया संरचना और सजावट के बारे में। हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और होपफुली आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार रिपीट जरूर कर लें, एक बार आप इसको नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है। और कल का जो चैप्टर है इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। और कल हम बात करेंगे फ्लावर डेकोरेशन के बारे में। कल हम जानेंगे फ्लावर डेकोरेशन के बारे में जानेंगे, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका इतिहास था, किस किस तरह की फ्लावर डेकोरेशन की जाती है, इस सब के बारे में हम कल जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और जो जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, साथ साथ ही उसको लिखते भी जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।